ईरान में हालात बदलते जा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स सड़कों पर हैं और ऐसे में अमेरिका इन प्रोटेस्टर्स को भड़का रहा है, आग में घी डाल रहा है। इजराइल प्रोपेगेंडा और नैरेटिव फैला रहा है और ऐसे में ईरान के एग्जैक्ट हालात क्या हैं, उसका दुनिया भर पर क्या असर पड़ेगा, हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सर जुड़ गए हैं। सर, आज हमें समझाइए आप बिना देर किए कि ईरान के हालात इस वक्त क्या है और अमेरिका क्या साजिश रच रहा है। देखिए, ईरान के अंदर हालात बहुत गंभीर हैं और ईरान के अंदर ईरान की सरकार ने माना है कि 2000 के करीब प्रोटेस्टर्स वहाँ पे मारे गए हैं। 480 पकड़े गए हैं जिनको सजाए मौत देनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको ईरान की सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो 480 जो प्रिजनर्स हैं उनको फांसी नहीं देगा या उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वहीं विटकॉफ जो मिडिल ईस्ट के सलाहकार हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने ये कहा है कि उम्मीद रखते हैं कि डिप्लोमेटिकली चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन ये सिर्फ बातें कहने की हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गया है। ये अमेरिका का बहुत शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके साथ जो पूरा बैटल ग्रुप चलेगा वो बहुत ही पावरफुल बैटल ग्रुप होगा, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स होंगे, क्रूजर्स होंगे, सबमरीन्स होंगी और बहुत ही पावरफुल फ्लोटिला जो है वो इंडियन ओशन की तरफ रवाना है। वहीं मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी बिल्डअप है और इजराइल अभी टाइम ले रहा है अपने डिफेंसेस को मजबूत करने के लिए। तो ईरान पे हमला रुकवाने के लिए कहा जा रहा है कि अरब मुल्क, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई है और इजराइल, सब तीनों ने जोर लगाया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि अभी आप हमला ना करें। इजराइल क्योंकि तैयार नहीं है, यूएई और सऊदी अरेबिया नहीं चाहते कि इलाके में अस्थिरता पैदा हो। अस्थिरता होगी तो तेल के निर्यात पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा इलाका वॉलेटाइल हो जाएगा तो उनकी जो निर्यात है उसके ऊपर असर पड़ेगा और अगर ऐसा होगा तो उनकी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और जहाँ तक ट्रंप का सवाल है वो अभी समय ले रहे हैं क्योंकि उनका भी अभी बिल्डअप पूरा नहीं हुआ है। बातें तो लेकिन बड़ी बड़ी कर रहे हैं ट्रंप। और सर, एक पॉइंट ये भी है कि हमने बहुत बार देखा है कि वो बाहर से फ्यूलिंग करता है, लेकिन कभी बूट्स ऑन ग्राउंड उतरते हुए हमने नहीं देखा अमेरिका की तरफ से। अब की बार क्या वाकई अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, और अगर करता है ईरान पर क्या प्रभाव होगा, हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, बहुत समय से ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी में अमेरिका और इजराइल हैं और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, 1979 से वो अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। 1979 में इसके बंधक बना लिए गए थे डिप्लोमेट्स और फौजियों को बंधक बना लिया था ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने और रेवोल्यूशनरीज ने, और 144 दिन तक ये स्टैंड ऑफ रहा। उसको छुड़ाने के लिए जिम्मी कार्टर ने डेल्टा फोर्स स्पेशल फोर्सेस की मदद ली, लेकिन वो ऑपरेशन विफल हो गया। उसमें अमरीकी सैनिक मारे गए और हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गए। तो बहुत ही शर्मनाक वाकया हुआ अमेरिका के लिए। उसके बाद से वो इस फिराक में है कि कोई मौका मिले और इस रिजीम को गिराया जा सके। तो ये पुराना घाव है अमेरिका का। पुराना घाव है, लेकिन 2-3 साल से क्योंकि ईरान के अंदर के हालात ठीक नहीं है, लोग ईरान की रिजीम से खुश नहीं है, तो यही कारण है कि वो हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आए और जो रिजीम है उसने अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर जो भी कार्रवाई करी और जिसका खुद उन्होंने पुष्टि करी कि 2000 प्रोटेस्टर्स जो है मारे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक बात हमेशा याद रखिए कि जब बीते वर्ष अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया था ईरान के अंदर, तो सारे के सारे ईरानी अपनी आयतुल्लाह के ख़िलाफ़ जो उनकी जो नफ़रत थी या जो उनके जो डिफरेंसेस थे उसको भुलाकर सारे के सारे आयतुल्लाह खुमैनी के साथ में खड़े हुए थे। काफ़ी प्राउड नेशन है, लोग काफ़ी प्राउड रखते हैं अपने आप में और इसका बहुत बड़ा इतिहास है। प्राचीन काल से लेकर आज तक कभी भी ईरान किसी का गुलाम नहीं रहा। पर्शियन एम्पायर हमेशा से आज़ाद रहा है और ये उनके अंदर एक फीलिंग है। जब जब यहाँ के राजाओं ने ये कोशिश करी या नेताओं ने कोशिश करी कि वो वेस्ट साइड अलाइन हो
तभी उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ा लोगों के तरफ से। 19वीं सेंचुरी में नसरुद्दीन शाह वहाँ के एक राजा थे। उन्होंने ब्रिटेन के साथ में एक करारदाद करी जिसमें उन्होंने तम्बाकू, देश के अंदर जो तम्बाकू उत्पाद था वो 50 साल के लिए गिरवी रख दिया। लोगों ने उनको तख्त से भी उतार दिया और तख्त से क्या, उनको जीवन से उनको फ्री कर दिया, उनका असैसिनेशन हुआ। शाह ऑफ ईरान 1979 में इसलिए हटे कि उन्होंने सारे तेल के कुएं जो थे 1960 से लेकर 79 तक अमेरिका और ब्रिटानिया को दे दिए। लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। तो अगर अभी इजराइल और अमेरिका दखल देगा तो वो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ खड़े हो जाएंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इजराइल को भी परेशान कर रही है और अमेरिका को भी परेशान कर रही है कि हम जाएं मदद करने के लिए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो ना हो जो हम चाह रहे हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज़ में जिस तरीके से सऊदी अरब है, यूएई है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ये एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका की एलाइज हैं। लेकिन जब ईरान की बात आती है तो खुलकर वो समर्थन नहीं मिल रहा है इन कंट्रीज़ का अमेरिका को। नहीं, वो नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी देखिए कितने नज़दीक है आपका ईरान, और शिया पॉपुलेशन देखिए अरब पेनिनसुला में कहाँ पे है। यमन और सऊदी अरेबिया का झगड़ा कितने सालों से चल रहा है। मेरे ख्याल से शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद बहरीन में भी साइजेबल शिया पॉपुलेशन है। तो इस तरीके के हालात अगर होंगे तो शिया पॉपुलेशन ईरान के अलावा दुनिया में जहाँ भी है वो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ में है। भारत के अंदर कारगिल में देखा कितना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। ईरान के अंदर उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। दुनिया के बाकी जो शिया हैं वो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उसको कई लोग, जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप का दर्जा हासिल है, इसी तरह शियाओं के लिए आयतुल्लाह खुमैनी का भी वो दर्जा है। तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरे पड़ोस में इस तरीके की आग लगे जिससे कि हम भी भस्म हो जाएं या हमारे ऊपर भी तपिश आए। तो ट्रेड भी एक फैक्टर है, इंटरनल सिचुएशंस और सिक्योरिटी इश्यूज भी है जो उनको सता रहे हैं। इसीलिए मिडिल ईस्ट भी समर्थन नहीं कर रहा है और मिडिल ईस्ट भी अभी तैयार नहीं है इस तरीके की लड़ाई अगर कोई नेबरहुड में छिड़ जाए तो अपने आप को बचाने के लिए। आपने नेबरहुड का जिक्र कर लिया तो पाकिस्तान का हम जिक्र करेंगे। पाकिस्तान की सिचुएशन क्या लग रही है? मतलब उसके लिए तो ऐसा हो गया है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। एक तरफ पाकिस्तान बार बार जाके अमेरिका की गोद में बैठा रहता है। पाकिस्तान बहुत ही ट्रांजैक्शनल वो है, वो अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हमेशा भुनाता है। और इस सिचुएशन में भी लोगों का मानना है कि आसिम मुनीर जब डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे तब ईरान के ऊपर डिस्कशन हुआ था और कुछ ऐसा सपोर्ट आसिम मुनीर की तरफ से मिला है ईरान के पक्ष में कि पाकिस्तान बिल्कुल रिलैक्स है। पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया अगर आप बात करें तो। तो जिस तरीके से सर हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान अभी डिप्लोमेटिक गेम्स खेल रहा है, बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि एक तरफ जनता जो है पाकिस्तान की 30% पॉपुलेशन ऐसी है पाकिस्तान में जो शिया है, और अगर ईरान के खिलाफ जाएंगे तो जनता भड़केगी और अगर अमेरिका के खिलाफ जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये सिचुएशन पाकिस्तान की नज़र आ रही है क्या सर? पाकिस्तान के अंदर शिया पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके का पाकिस्तान की फ़ौज का जब्र है, मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़ा इशू होगा, लेकिन इशू बिल्कुल होगा। पाकिस्तान शरेआम हेल्प भी नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की अहमियत जब आएगी जब ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और फिर ईरान को स्टेबलाइज करने के लिए जो मेहनत लगेगी, जिसमें कई साल लगेंगे, उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत अहम रोल होगा। और पाकिस्तान अपने आप को उस रोल के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बोरोड इकोनॉमी है। जब अफ़गानिस्तान के अंदर आग जल रही थी तो पाकिस्तानी जो थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी फल फूल रही थी। अब वो चाह रहा है कि कुछ इस तरीके की स्थिति फिर से बने जिससे जियोपॉलिटिकल माइलेज वो उठाते हुए अपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है उसको किसी ना किसी तरीके से लेवल कर सके। इजराइल की अगर बात करें सर हम, तो इजराइल क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त? इजराइल इस वक्त 7 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी 7 मोर्चों पर पहले ही जंग लड़ रहा है ईरान से। इस तरीके की जो रशाकसी की जंग कह लीजिए, दुश्मनी कह लीजिए। इजराइल के लिए ईरान एक बहुत बड़ा दुश्मन है मिडिल ईस्ट में। इजराइल की जो भी जंग अभी मिडिल ईस्ट में हो रही है वो ईरान समर्थित
आतंकवादियों या रेजिस्टेंस फोर्सेस जो भी आप कहना चाहें उनके खिलाफ हो रही है। हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ये सारे के सारे ईरान समर्थित है और लॉन्ग टर्म गोल में इजराइल के इंटरेस्ट में है कि ईरान की ये सरकार ना रहे। तो इजराइल फिलहाल अभी इस समय तैयारी में है, अपने डिफेंसेस को पुख्ता कर रहा है और जैसा मैंने बोला कि उसने ट्रंप को बोला है कि अभी धीरे चलिए, अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, अभी ईरान के ऊपर हमला ना करें। तो इजराइल भी मिडिल ईस्ट के उन कंट्रीज में शामिल है जो कह रहा है कि ईरान पे हमला ना करें। कतर की अगर बात की जाए, कतर में बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है अमेरिका का, ऐसे में अपने सैनिकों को वापस क्यों बुला रहा है वो वहाँ से? क्योंकि कतर बहुत ही नज़दीक है ईरान के, और याद हो जब अमेरिका ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला किया था तो ईरान ने भी कतर के अंदर अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया था, मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया था और वो मिसाइल्स और ड्रोन्स आकर उधर लैंड भी हुए थे। हताहत कोई नहीं हुआ, वो बात और है। और यूएस की वल्नरेबिलिटी बहुत है मिडिल ईस्ट में, बहुत सारे बेसिस हैं, चाहे सीरिया में हो, इराक में हो, आपके सऊदी अरेबिया में हो, कतर में हो, तो बहुत सारे बेसिस हैं। खौफ है कि मेरे सैनिकों को मार ना दिया जाए। जी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अबडक्ट किया गया, क्या अमेरिका मुगालते में है कि ये सेम वो ईरान के साथ भी कर सकता है, आयतुल्लाह खमनेई के साथ कर सकता है? मेरे ख्याल से वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी को लेके आने को तो ला सकता है, उसकी काबिलियत बहुत ज़बरदस्त है। उस अमेरिकन कैपेबिलिटी को रिपरकशंस क्या होंगे अगर वो ऐसा करता है? रिपरकशन ये होगा कि वो इस्लामिक वर्ल्ड, स्पेशली शिया दुनिया का एक आइकॉन बन जाएगा रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे वर्ल्ड वाइड डिसरप्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इट इज़ समथिंग लाइक कि ओसामा बिन लादेन अगर वो पकड़ सकता था, जिंदा लेके आ सकता था वो, लेकिन नहीं लेके आया, क्योंकि उससे पूरा डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेगा वो। और अगर ईरान के अंदर की बात करें, जैसे कि आपने उससे पहले मैं ये आप ही का पॉइंट आगे बढ़ाऊंगी, एक ज़बरदस्त फॉलोअरशिप है आयतुल्लाह खमनेई की पूरे दुनिया में। इनफैक्ट हिंदुस्तान की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर में हमने देखा किस तरीके से जो शिया पॉपुलेशन है वो घरों के बाहर निकले, फोटो लेकर आयतुल्लाह खमनेई की कह रही है कि अगर उन्हें कुछ हुआ या उन्हें कुछ कहा गया तो ये रेड लाइन मानेंगे हम, और फिर इसके लिए हम कुछ भी कर देंगे। ये अमेरिका के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, अमेरिका के ऊपर भारी तो खैर चैलेंजेस तो है ही हैं। एक शिया क्रेसेंट बोला जाता है, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसको शिया क्रेसेंट बोलते हैं। चंद्रमा के आकार की ये लाइन बनती है अगर आप नक्शे पे देखें तो शिया क्रेसेंट के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, अमेरिकन फोर्सेस के लिए चुनौती हो जाएगी, और इससे टेररिज्म भी बढ़ने की संभावना है। और बट दिलचस्प बात यह है कि ईरान के अंदर आयतुल्लाह खुमैनी की इतनी फॉलोअरशिप नहीं है जितनी आयतुल्लाह खुमैनी की फॉलोअरशिप ईरान के बाहर है। तो ये एक बहुत ही विचित्र सिचुएशन है, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी की रिजीम का जो कहर है वो आम लोग वहाँ के झेल रहे हैं, और वो किस हिसाब से सड़कों पे आए ये सबने देखा है। तो वो अलग चीज़ है, और रिलीजियस इमोशंस एक अलग चीज़ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत एक अलग चीज़ है, दोनों चीज़ों को आप सेपरेट करें तो आयतुल्लाह खुमैनी की फॉलोशिप फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका की हमेशा से कोशिश रही है या तो बर्बाद कर दो, या आग में घी डाल के तबाह कर दो, या फिर सत्ता परिवर्तन कर दो, कुछ ना समझ में आए, दिस वे और दैट वे। रज़ा पहलवी की एंट्री हो रही है इस वक्त। रज़ा पहलवी काफ़ी साल से एग्जाइल में है, अमेरिका में है, अलग अलग जगहों पर अमेरिका में रहे हैं। आपको लगता है क्या ये अपना, कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या अपना टट्टू बिठाने की, अपना पपेट बिठाने की कोशिश हो रही है अमेरिका की ओर से ईरान के अंदर? नहीं, मेरे को नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि ईरानियन पॉपुलेशन रज़ा पहलवी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत कम सपोर्ट बेस है, और डोनाल्ड ट्रंप से भी ये सवाल कल ही पूछा गया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रज़ा पहलवी एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनमें वो काबिलियत नहीं है कि वो पूरे ईरानियन नेशन की अगुवाई कर सके। कोई यानी कि क्योंकि देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि ईरानियंस जो हैं बहुत ही प्राउड पीपल हैं, अपने हेरिटेज पर नाज रखते हैं, बहुत खुद मुख्तार कौम है, और वो किसी भी हुक्मरान को पश्चिमी टट्टू के तौर पर नहीं दे सकती। तो वो किसी भी हालत में रज़ा पहलवी को अपना
बादशाह या अपना प्रेसिडेंट नहीं तस्लीम करेगी। अगर कोई ना कोई होगा तो उन्हीं के अंदर से ऑर्गेनिक होगा, और अगर वो अपनी तरफ से ऑर्गेनिक कोई आदमी खड़ा करेंगे तो ये मान के चलिए कि वो एंटी वेस्ट ही होगा, प्रो वेस्ट नहीं होगा। एंटी वेस्ट होगा, प्रो वेस्ट नहीं, यानी कि अमेरिका का टट्टू बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल भी। अरे आज से क्या 18वीं 19वीं सदी से बर्दाश्त नहीं है, तो अब कैसे हो जाएगा। एक सवाल ये भी है, मुझे याद है रशिया यूक्रेन के समय जब हमारी बातचीत होती थी तो आपने कहा था कि रशिया का टारगेट यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, यूक्रेन को बर्बाद करके छोड़ देना है। अमेरिका का टारगेट क्या है अमेरिका ईरान को लेके? इजराइल, ईरान एक वाहिद ऐसा मुल्क है मिडिल ईस्ट में जिसमें रूस और चीन की पकड़ है। उससे पहले सीरिया भी था, तो सीरिया से रूस और चीन को बाहर निकाल दिया गया है। अभी अमेरिका, प्रो अमेरिका सरकार सीरिया में है। अमेरिका चाहता है कि ईरान से भी ये रशियन और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ख़त्म हो और यहाँ भी प्रो वेस्ट गवर्नमेंट बैठे। इजराइल के पक्ष में भी यही है और अमेरिका के पक्ष में भी यही है। लेकिन अगर आप ही के सवाल में थोड़ा सा और एक लाइन ऐड कर दी जाए तो ये भारत के पक्ष में कैसा होगा, तो भारत के लिए ये अच्छा नहीं होगा। भारत के लिए आयतुल्ला की सरकार बिल्कुल ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिकली तो हमारे फ़ायदेमंद सरकार है ये। और अगर डिस्पैशनेटली अगर हम इसकी बात करें तो हमें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आयतुल्ला खमेनी की सरकार ईरान के अंदर बदली हो, क्योंकि वो प्रो इंडिया सरकार है। एक क्वेश्चन ये कि जब कोई भी युद्ध होता है तो उसमें दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिखाई देती है। कुछ एक कंट्री के सपोर्ट में होते हैं, कुछ दूसरी कंट्री के सपोर्ट में होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। अभी आपको ईरान के मसले पर वर्ल्ड ऑर्डर कैसा दिखाई दे रहा है? कौन फेवर में है? कौन सी पावरफुल कंट्रीज ऐसी हैं जो ईरान के फेवर में हैं और कौन सी पावरफुल ऐसी कंट्रीज हैं जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं? देखिए, ईरान के फेवर में रशिया और चीन खुलकर हैं। भारत मनी मन है, मनी मन है। लेकिन किसी में ये काबिलियत नहीं है कि वो ईरान के साथ जाके खड़ा हो जाए। युद्ध के हालात होंगे तो सिवाय आउटकम का इंतजार करने के किसी के पास ना वो क्षमता है ना वो काबिलियत है। फेट अकम्पली होगा। जब ईरान ये कहता है कि अब की बार अमेरिका ने कोई गलती की तो अमेरिका के इतिहास की आखिरी गलती होगी, ये स्टेटमेंट जो आयतुल्ला खमेनी का है, इसको कैसे देखें हम अमेरिका के लिहाज से? क्या अमेरिका इस स्टेटमेंट को अमेरिका के लिहाज से तो कम, मैं उसको ईरान के लिहाज से ज़्यादा उसको देखता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 1979 के बाद पहली बार हुआ, जिसमें पूरी 31 प्रोविंसेस हैं, उनकी सारी प्रोविंसेस के अंदर बहुत भारी पैमाने पर एहतजाज हुए। तो ये वाला स्टेटमेंट उन लोगों को बताने के लिए है कि तुमको कोई बचाने नहीं आएगा और जिसकी उम्मीद में तुम लोग हो, हम उसको चुनौती देते हैं और हम उसको ललकारते हैं। बेसिकली वो अपने समर्थकों की हल्लाशेरी कर रहे हैं ये स्टेटमेंट, और अपना वर्चस्व दोबारा से कायम करने के लिए, अपनी पकड़ अपनी पॉपुलेशन के ऊपर दोबारा से कायम करने के लिए दिया गया ये स्टेटमेंट। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को, वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन को, डेमोग्राफी को, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। इंडिया को इस वक्त क्या करना चाहिए? अगर मिडिल ईस्ट में हालात ख़राब होते हैं तो जाहिर सी बात है, जब ट्रबल्ड वाटर्स होंगे पर्शियन गल्फ़ के, तो हमारे तेल के आयात पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे नेशनल्स मिडिल ईस्ट में हर एक मुल्क के अंदर फैले हुए हैं। अगर आग फैलती है और युद्ध का दायरा बढ़ता है तो हमारे लोगों को वापस आना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर हमारा फ़र्क पड़ेगा। बहुत बड़ा रेमिटेंस हमारा मिडिल ईस्ट से आता है। तेल के आयात पर फ़र्क पड़ेगा, तो हमको और ऑप्शंस तेल के तलाशने पड़ेंगे इमरजेंसी बेसिस पर, जिसके अंदर सेंट्रल अमेरिकन ऑयल भी एक ऑप्शन है, रशियन ऑयल एक ऑप्शन है, लेकिन उसके अंदर रिस्क आपको पता ही है, टैरिफ्स का है। तो भारत के लिए इकोनॉमी के लिहाज से एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इस चैलेंज को काउंटर करने के लिए हमको अभी से ऑल्टरनेट की तलाश करनी शुरू कर देनी चाहिए। आई एम श्योर कर भी ली होगी। और इसके साथ साथ ये भी है
कि भारत का जियो पॉलिटिकली बहुत ख़राब असर पड़ेगा इस पे इसका, अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होती है और ईरान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं तो भी तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है। और अगर रजीम चेंज होकर और प्रो वेस्ट सरकार वहाँ बनती है तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। याद रहे 1979 से पहले शाह ऑफ ईरान के टाइम भारत के अच्छे रिश्ते नहीं थे ईरान के साथ में। उनका कश्मीर के ऊपर जो स्टांस था वो प्रो इंडिया नहीं था। 1971 की जंग में ईरान ने पाकिस्तान की मदद करी थी और अब फिर से उसी तरीके का ऑर्डर अगर ईरान में आता है तो वो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। यानी कि आयतुल्लाह अली खमनेई का रहना हिंदुस्तान के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अहम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है 7,200 किलोमीटर लंबा। ये रूस और ईस्टर्न यूरोप से होते हुए ईरान के रास्ते, पर्शियन गल्फ और समुद्री रास्ते से होते हुए भारत आएगा। ये नए दरवाजे आयात निर्यात और व्यापार के खोलेगा और हमारा जो इन्फ्लुएंस है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जहाँ के लिए अप्रोच बाहर से बन रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी उस सारे मंसूबों पर खलल पड़ेगा, विराम भी लग सकता है। तो अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जियो स्ट्रेटेजिकली भी नुकसानदायक है और इकोनॉमिकली इन द शॉर्ट रन तो है ही है। सर टाइम बहुत कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इस पर बातचीत करेंगे और ईरान पर हर अपडेट आपको देते रहेंगे।